अमूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सुबह की चाय से लेकर बच्चों के पसंदीदा मक्खन तक अमूल हर घर में मौजूद है। लेकिन अमूल सिर्फ स्वाद का नाम नहीं है, ये 36 लाख से ज्यादा किसानों के लिए सहारा है जो उनकी मेहनत का सही दाम दिलाता है। अमूल की शुरुआत की नौबत इसलिए आई क्योंकि किसान पॉल्सन जैसी कंपनियों के शोषण से इतने परेशान थे कि जान तक देने को मजबूर हो गए थे। लेकिन फिर गुजरात के आनंद गांव से एक ऐसी क्रांति शुरू हुई जिसने न सिर्फ किसानों की किस्मत बदली बल्कि पूरे भारत को एक नई पहचान दी। 1940 के दशक में भारत के गांवों में किसान अपनी गाय भैंसों का दूध बेचकर गुजारा करते थे। सुबह सुबह महिलाएं पशुओं की सेवा करती, दूध निकालती और किसान उसे बेचने निकलते। लेकिन उन्हें अपनी मेहनत का सही दाम नहीं मिल पाता था क्योंकि दूध का सारा कारोबार ठेकेदारों और बिचौलियों के हाथ में था। किसानों के पास कोई और विकल्प भी नहीं था क्योंकि दूध जल्दी खराब हो जाता था। इसी का फायदा उठाकर बिचौलिए दूध को बहुत कम दामों में खरीदते थे, जिससे उन्हें तो खूब मुनाफा होता, लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिलता था। 1945 में ब्रिटिश सरकार बॉम्बे मिल्क स्कीम लेकर आई। इससे किसानों को अपने साथ हो रहे धोखे का एहसास हुआ। इस योजना के तहत किसानों से दूध खरीदकर गुजरात के आनंद शहर में, जो उस समय कैरा जिले में था, पाश्चुरीकृत किया जाता था। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म करके जल्दी ठंडा किया जाता है, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं और दूध ज्यादा समय तक टिकता है। आनंद में ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूध को 427 किलोमीटर दूर बॉम्बे भेजा जाता था, जिसका ठेका पॉल्सन कंपनी को मिला था। पॉल्सन कंपनी दूध से मक्खन और घी जैसे उत्पाद बनाती थी, जिनका इस्तेमाल ब्रिटिश अधिकारी और भारत के अमीर लोग करते थे। ब्रिटिश सरकार ने गुजरात के दूध उत्पादन और वितरण का सारा नियंत्रण पॉल्सन डेयरी को दे रखा था, इसलिए किसानों को मजबूरन अपना दूध उसी कंपनी को बेचना पड़ता था। हालात इतने खराब थे कि किसानों को अपनी मेहनत का सही दाम नहीं मिलता था और कई किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। जब किसानों की मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ गईं, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अपनी शिकायत त्रिभुवन दास पटेल को बताई, जो उस समय कैरा जिले के सम्मानित नेता थे और किसानों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते थे। त्रिभुवन दास पटेल उन्हें लेकर कांग्रेस के बड़े नेता सरदार वल्लभभाई पटेल के पास पहुंचे, जिन्हें किसानों का मसीहा माना जाता था। सरदार पटेल ने किसानों को समझाया कि उन्हें एकजुट होकर एक सहकारी समिति बनानी होगी। इसका मतलब था कि किसान खुद अपनी डेयरी चलाएंगे, दूध इकट्ठा करेंगे और वितरित करेंगे, और इस प्रक्रिया में कोई बिचौलिया नहीं होगा, जिससे सारा मुनाफा किसानों में बटेगा। सरदार पटेल ने उन्हें यह भी समझाया कि अगर वे मिलकर काम करेंगे तो वे पॉल्सन को दरकिनार कर अपना दूध सीधे बॉम्बे के मिल्क डिवीजन को भेज सकते हैं। इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने कांग्रेस के नेता मोरारजी देसाई को खेड़ा जिले में भेजा। सरदार पटेल ने मोरारजी से कहा कि जरूरत पड़ने पर किसानों के लिए हड़ताल करवाने से भी पीछे न हटे। खेड़ा जिले में आने के बाद मोरारजी देसाई ने 4 जनवरी 1946 को समर गांव में एक सभा की, जिसमें यह तय हुआ कि जिले के हर गांव में एक सहकारी समिति बनाई जाएगी और किसान सिर्फ उसी को अपना दूध बेचेंगे। अगर किसी कंपनी या ब्रिटिश सरकार को भी दूध खरीदना होगा तो उन्हें इस समिति से समझौता करना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार को किसानों का ये बदला रूप पसंद नहीं आया और उन्होंने ऐसी किसी भी समिति को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। लेकिन इस बार किसानों ने भी अन्याय न सहने की ठान ली थी। उन्होंने हड़ताल कर दूध की आपूर्ति बंद कर दी। ब्रिटिश सरकार ने भी इस आंदोलन को कुचलने की हर कोशिश की, किसानों को डराने धमकाने के लिए उन पर झूठे मुकदमे दायर किए। लेकिन किसानों की एकता इतनी मजबूत थी कि उन्होंने हर धमकी का डटकर सामना किया। 15 दिन की हड़ताल के बाद दूध की आपूर्ति रुकने से सरकार की बॉम्बे मिल्क स्कीम पूरी तरह विफल होने लगी। दूध की भारी कमी से ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा और आखिरकार उन्हें किसानों की शर्तें माननी पड़ी। किसानों को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने हिम्मत बनाए रखी और विरोध में जीत हासिल की। जून 1946 में कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई और 6 महीने बाद 19 दिसंबर 1946 को इसे औपचारिक रूप से पंजीकृत किया गया। 1948 तक इस सहकारी समिति ने बॉम्बे मिल्क स्कीम के लिए दूध को पाश्चुरीकृत करना भी शुरू कर दिया था। त्रिभुवन दास पटेल ने यह सुनिश्चित किया कि इस सहकारी समिति का लाभ हर किसान तक पहुंचे, चाहे उनकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए त्रिभुवन दास ने एक 3 स्तरीय ढांचा तैयार किया। गांव में डेयरी सहकारी समितियां बनाई गईं, जहां दूध इकट्ठा किया जाता था और उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती थी। फिर दूध को पाश्चुरीकृत कर लीक प्रूफ पैकेजिंग में पैक किया जाता था, ताकि उसे आसानी से पहुंचाया जा सके। सबसे ऊपर एक राज्य महासंघ बनाया गया, जो विपणन और वितरण का काम देखता था। 1948 के अंत तक लगभग 4,422 किसान इस सहकारी समिति का हिस्सा बन चुके थे और हर दिन लगभग 5,000 लीटर दूध की आपूर्ति हो रही थी। अगले कुछ सालों में किसानों की संख्या और दूध का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। बॉम्बे मिल्क स्कीम भी इस दूध को खपा नहीं पा रही थी।
सर्दियों में ये समस्या और भी बढ़ जाती थी, क्योंकि भैंसें गर्मियों के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा दूध देती थी। ज्यादा उत्पादन और कम खपत के कारण किसान फिर से औने पौने दामों में बिचौलियों को दूध बेचने लगे। अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि इतने अतिरिक्त दूध का क्या किया जाए। तभी इस समस्या का समाधान लेकर आए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें भारत का दुग्ध पुरुष भी कहा जाता है। डॉक्टर कुरियन एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने 1949 में अमेरिका से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री पूरी की थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद सरकार ने उन्हें गुजरात के आणंद में एक सरकारी डेयरी में काम करने के लिए भेजा। शुरुआत में डॉक्टर कुरियन इस काम से खुश नहीं थे, लेकिन यही उनकी मुलाकात त्रिभुवन दास पटेल से हुई। जब त्रिभुवन दास ने डॉक्टर कुरियन को किसानों की समस्याएं बताई, तो वे समझ गए कि दूध की बर्बादी रोकने और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सिर्फ दूध बेचना काफी नहीं है। इसलिए उन्होंने अतिरिक्त दूध से मक्खन, गाढ़ा दूध और दूध पाउडर बनाने का विचार दिया। इससे दूध को लंबे समय तक रखा जा सकता था और उसकी बाजार में कीमत भी बढ़ाई जा सकती थी। मक्खन बनाना आसान था, लेकिन दूध पाउडर के साथ एक बड़ी समस्या थी। आमतौर पर दूध पाउडर गाय के दूध से बनता था, जबकि गुजरात के किसानों के पास ज्यादातर भैंस का दूध था। भैंस के दूध से दूध पाउडर बनाने की तकनीक उनके पास नहीं थी। लेकिन डॉक्टर कुरियन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दोस्त हरिश्चंद्र मेघादलाया से मदद मांगी, जो मिशिगन से डेयरी तकनीक में मास्टर डिग्री कर चुके थे। हरिश्चंद्र दलाया ने एक विशेष ड्रायर तैयार किया, जो एक बड़ी तकनीकी सफलता थी और जिसने पहली बार भैंस के दूध से दूध पाउडर बनाने का रास्ता खोला। इस नवाचार ने न सिर्फ किसानों के लिए वरदान साबित हुआ, बल्कि डेयरी उद्योग में भारत को एक नई पहचान भी दिलाई। 31 अक्टूबर 1955 को सरदार पटेल के जन्मदिन पर इस सहकारी समिति ने अपना पहला दूध संयंत्र खोला, जो भारत ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा दूध संयंत्र था, क्योंकि इसकी दैनिक क्षमता 1 लाख लीटर दूध संसाधित करने की थी। जब ये तय हो गया कि इस सहकारी समिति में किसानों के दूध से अलग अलग डेयरी उत्पाद बनाए जाएंगे, तो इन उत्पादों की पहचान के लिए एक ब्रांड नाम की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए अमूल नाम चुना गया। अमूल नाम के पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला, अमूल शब्द संस्कृत के अमूल्य शब्द से आया है, जिसका मतलब है अनमोल, और ये दूध और अन्य डेयरी उत्पादों के असली मूल्य को दर्शाता है। दूसरा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का संक्षिप्त रूप भी अमूल ही बनता है। लेकिन अमूल का सफर आसान नहीं था। अमूल का मक्खन लॉन्च होते ही एक बड़ी विफलता साबित हुआ, जिसका सबसे बड़ा कारण था उस समय बाजार में पहले से मौजूद पॉल्सन का मक्खन। पॉल्सन का मक्खन पुरानी बासी क्रीम से बनता था, जिसे बिना फ्रिज के 1 हफ्ते तक बाहर रखा जाता था। इससे क्रीम में खट्टापन आ जाता था और पॉल्सन के मक्खन का स्वाद बहुत अलग होता था। इसके अलावा पॉल्सन अपने मक्खन की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें ज्यादा नमक डालता था, जिससे उसका स्वाद नमकीन हो जाता था। पॉल्सन का मक्खन गाय के दूध से बनता था, इसलिए उसका रंग हल्का पीला होता था। लोगों को पीले और नमकीन पॉल्सन मक्खन की आदत सी पड़ चुकी थी। लेकिन अमूल का मक्खन ताजी क्रीम से उसी दिन तैयार होता था, इसलिए उसमें खट्टापन नहीं होता था और उसका स्वाद बिना नमक का होता था। भैंस के दूध से बने अमूल के मक्खन का रंग भी सफेद था। लोगों को अमूल का ताज़ा, सफेद और बिना नमक का मक्खन पसंद नहीं आया। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अमूल ने अपने मक्खन में नमक मिलाना शुरू कर दिया और थोड़ा रंग डालकर उसे पीला कर दिया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को यह बदलाव पसंद नहीं आया, क्योंकि वे हमेशा ताजगी और गुणवत्ता पर जोर देते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि ग्राहकों की संतुष्टि और उनकी आदतों का ख्याल रखना भी जरूरी है। इन बदलावों के बाद अमूल का मक्खन धीरे धीरे लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा और अमूल ने पॉल्सन को न सिर्फ टक्कर दी, बल्कि उसकी जगह भी ले ली। अमूल की सफलता के पीछे सिर्फ किसान और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही नहीं थे, बल्कि एक प्यारी सी लड़की भी थी, जिसे हम अमूल गर्ल के नाम से जानते हैं। अमूल उत्पादों के पैकेट पर आपने जिस डॉट वाली फ्रॉक वाली लड़की को देखा होगा, अमूल गर्ल वही है। अमूल का ब्रांड नाम तय होने के समय इसकी कोई ठोस पहचान नहीं थी। अमूल गर्ल ने इस कमी को पूरा किया। अमूल गर्ल न सिर्फ अमूल की पहचान बनी, बल्कि भारतीय विज्ञापन इतिहास में अमर हो गई। 1966 में शुरू हुआ यह अभियान आज भी जारी है और इसे दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले विज्ञापन अभियानों में गिना जाता है। इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। अमूल गर्ल को इस ब्रांड की पहचान इसलिए बनाया गया क्योंकि पॉल्सन बटर की पहचान एक प्यारी सी लड़की थी, जिसे वे बटर गर्ल कहते थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन और उनकी टीम ने सोचा कि अगर पॉल्सन अपनी बटर गर्ल से पहचान बना सकता है, तो अमूल भी इसी विचार को अपनाकर उससे बेहतर कर सकता है। तभी विज्ञापन पेशेवर सिल्वेस्टर दा कुन्हा और उनकी टीम ने अमूल गर्ल का विचार पेश किया और अटली बटली विज्ञापन अभियान शुरू हुआ। पॉल्सन की बटर गर्ल के मुकाबले अमूल गर्ल ने सिर्फ उत्पाद ही नहीं, बल्कि हर रोज की घटनाओं और मुद्दों को मजेदार और प्रासंगिक ढंग से पेश किया। अमूल की सफलता ने गुजरात में एक नई क्रांति ला दी थी।
हर जिले में इसी तरह के संघ बनने लगे जो दूध के व्यापारियों को सीधे जोड़ते थे। लेकिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जल्दी समझ में आ गया कि अगर ये सभी जिले अपना अपना ब्रांड बनाकर आपस में ही प्रतिस्पर्धा करेंगे तो सबको नुकसान होगा। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए 1973 में सरकार ने गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की। इस फेडरेशन ने सभी जिलों के संघों को एक साथ जोड़कर अमूल के ब्रांड नाम के तहत काम करने का मौका दिया। कुछ सालों बाद पॉल्सन, जो कभी भारतीय बाजार में मक्खन का राजा था, धीरे धीरे कमजोर होने लगा, जिसका बड़ा कारण सरकार की नीतियां थी। सरकार ने फैसला किया कि डेयरी उद्योग पूरी तरह से सहकारी संगठनों के जरिए चलाया जाएगा। इस नई नीति का सबसे बड़ा असर निजी कंपनियों पर पड़ा, खासकर पॉल्सन पर। पॉल्सन इन नए नियमों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया और आखिरकार उसे अपना कारोबार बंद करना पड़ा। इसी दौरान डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था, जिसके तहत गांवों से दूध इकट्ठा करके देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाने लगा। ये पहल इतनी सफल रही कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। अमूल ने न सिर्फ किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि ग्राहकों तक ताजे और उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पाद भी पहुंचाए। अमूल ने अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का भी लगातार विस्तार किया। 1980 में अमूल ने पनीर और आइसक्रीम के क्षेत्र में भी कदम रखा, जिससे उसकी पहुंच और बढ़ गई। 1980 और 1990 के दशक में अमूल इतना लोकप्रिय हो गया था कि उसके नकली उत्पाद भी बाजार में आने लगे थे, क्योंकि कई धोखेबाज घटिया उत्पादों पर अमूल का लेबल लगाकर बेचने लगे थे। इस समस्या से निपटने के लिए अमूल ने सख्त कानूनी कार्रवाई की, अपनी पैकेजिंग में होलोग्राम और खास कोड जोड़े और ग्राहकों को जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए। इन चुनौतियों के बावजूद अमूल ने अपना विस्तार कभी नहीं रोका। 1990 में उसने फ्लेवर्ड मिल्क जैसे उत्पाद लॉन्च किए और 2000 के दशक में अमूल कूल मस्ती, बटर मिल्क और अमूल प्रो जैसे स्वास्थ्य केंद्रित उत्पाद बाजार में लाए गए। 2010 तक अमूल ने तैयार भोजन और डेयरी आधारित डेसर्ट को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया। अपने विशाल उत्पाद पोर्टफोलियो की मदद से उसने शहरी बाजारों के साथ साथ गांवों के दूरदराज के इलाकों में भी अपनी मजबूत पकड़ बना ली। अमूल की मेहनत और दृढ़ संकल्प का ही नतीजा था उसने $2 अरब की बिक्री का कीर्तिमान स्थापित किया। 10 साल बाद जब कोविड-19 महामारी ने भारत में दस्तक दी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कई अरब डॉलर के उद्योग इस समय मुश्किल में पड़ गए थे और डेयरी उद्योग भी उनमें से एक था। इस संकट के दौरान भारत के दूध उत्पादकों को हर दिन लगभग 112 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। लेकिन उस मुश्किल दौर में भी अमूल एकमात्र ऐसी महान कंपनी थी जिसने न सिर्फ अपने नुकसान को कम किया, बल्कि अपने राजस्व को भी 6000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया। अमूल ने देखा कि महामारी के दौरान रेस्तरां और होटलों से आने वाली मांग भले ही कम हो गई थी, लेकिन घरों में दूध उत्पादों की खपत काफी बढ़ गई थी। इसके अलावा महामारी के कारण लोग खुले दूध की जगह पैकेट वाले दूध की ओर जाने लगे थे। अमूल ने इन सभी मौकों का भरपूर फायदा उठाया। आज अमूल की आपूर्ति श्रृंखला बहुत बड़ी और सुव्यवस्थित है। अमूल के पास कुल 18,700 समितियां हैं जो दूध के संग्रह और वितरण का काम देखती हैं। 5000 दूध टैंकर हर दिन 200 चिलिंग स्टेशनों तक दूध पहुंचाते हैं। इसके अलावा 10,000 वितरक हैं जो अपने अपने इलाकों में उत्पादों को खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचाते हैं और 10 लाख से ज्यादा खुदरा विक्रेता हैं जो अमूल उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। आज अमूल 36 लाख से ज्यादा किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है और भारत के अलावा 50 से ज्यादा देशों में अपने डेयरी उत्पाद निर्यात कर रहा है। अमूल सिर्फ एक डेयरी ब्रांड नहीं है, बल्कि उन लाखों किसानों की मेहनत और संघर्ष की कहानी है जो अपने और अपने परिवारों के बेहतर भविष्य के लिए हर दिन मेहनत करते हैं।